प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की व्याख्या करें। उत्तर, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मेल नहीं खाते हैं। पुराने राजनीतिक विचारक अपने अध्ययन क्षेत्र को केवल शासन तथा सरकार के ढांचे तक सीमित रखते थे, जबकि आधुनिक विद्वान इसके क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना देते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र इस प्रकार है। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक समाजीकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति अपने बचपन से ही विभिन्न राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लगता है और जीवन पर्यंत वह इससे जुड़ा रहता है। राजनीतिक समाजीकरण को तुलनात्मक राजनीति में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण पर ही किसी राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता निर्भर करती है। प्रायः विकसित देशों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके विपरीत पिछड़े व विकासशील देशों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिकों के उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं तथा मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति ही यह स्पष्ट करती है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को कितना महत्व देते हैं। वास्तव में किसी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता राजनीतिक संस्कृति पर ही निर्भर करती है। अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वानों ने विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही राजनीतिक विषय क्षेत्र माना। यद्यपि आजकल संस्थाओं के स्थान पर कार्य पद्धति और व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक संरचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। साधारणतया यह माना जाता है कि अंतिम निर्णय लेने की संसद की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यह शक्ति कार्यपालिका के हाथों में आ गई है। इस सरकार के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक देशों की कार्यपालिका और विधानमंडलों का अध्ययन करें। राजनीतिक विशिष्टजन, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार। तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि वे व्यक्ति जो राजसत्ता का प्रयोग करते हैं, समाज के किन वर्गों से संबंधित है और उनकी सत्ता का क्या आधार है। प्रत्येक राज्य में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट लोगों या एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में होती है। जिन देशों में स्वस्थ दलीय प्रणाली है, वही शासकों की भर्ती का मुख्य स्रोत राजनीतिक दल होते हैं। आर्थिक असमानता और राजनीतिक शासकों की भर्ती के अड़ंग का राजनीतिक हिंसा और आंतरिक कलह से गहरा संबंध है। क्रीसिस तथा वार के शब्दों में, जिन देशों में यत्नपूर्वक समाज में किन्हीं विशेष वर्गों को राजनीतिक सत्ता से वंचित रखा जाता है, वहां ये वर्ग हिंसक साधनों से सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। विश्लेषणात्मक तथा आनुभाविक खोज। तुलनात्मक राजनीति में आनुभाविक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, उनकी संरचनाओं की अपेक्षा इसके क्रियाशील कार्यकर्ताओं अथवा तत्वों के व्यवहार का अध्ययन होता है। राजनीतिक दल तथा हित समूह। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में दलों का होना अनिवार्य है। प्रायः सभी देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है, जबकि फ्रांस, इटली, नॉर्वे, भारत इत्यादि देशों में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। साम्यवादी चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम आदि में एक दलीय पद्धति विद्यमान है। तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी राजनीतिक दलों के संगठन, कार्यक्रम तथा कार्यों का अध्ययन करता है। राजनीति दल ही नहीं, बल्कि हित समूह भी राजनीतिक सक्रियता के महत्वपूर्ण पहलू है। हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स, दलों और सरकार की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजदूर संघ, रेलवे यूनियनों, व्यापारियों के संघ, व्यावसायिक संघ इत्यादि सभी दबाव गुटों की श्रेणी में आते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि लोकतंत्रीय राज्यों में दबाव समूह सरकारी निर्णयों को काफी प्रभावित करते हैं, जबकि चीन इत्यादि साम्यवादी देशों में इनका महत्व बहुत कम है। राजनीतिक आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याएं। तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इन प्रश्नों पर भी विचार करते हैं कि शिक्षा के प्रसार का नागरिकों के राजनीतिक आचरण और उनकी राजनीतिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही समाज के अंतर्गत रहने वाली विभिन्न जातियों और धार्मिक निष्ठाओं में क्या परिवर्तन आ जाते हैं। क्या आर्थिक विकास द्वारा यह संभव है कि एशिया और अफ्रीका के नागरिकों को अपने परिवार, कुल, गांव, कबीले, धर्म और जाति के प्रति जो निष्ठा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाए और उनके स्थान पर उनमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। विकासशील समाजों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में न केवल विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसमें एशिया और अफ्रीका के पिछड़े और विकासशील देशों की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से है। सभी राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता का स्तर एक समान नहीं होता।
उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं, जबकि पिछड़ी हुई तथा सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक भागीदारी के अधिक अवसर नहीं मिलते। वास्तव में राजनीतिक भागीदारी ही किसी व्यवस्था के औचित्य की कसौटी मानी जाती है। तुलनात्मक राजनीति में भागीदारी का महत्व है। राजनीति प्रक्रियाएं। प्रत्येक राजनीति प्रणाली में अनेक राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया इत्यादि अनेक प्रक्रियाएं अनवरत रूप में चलती रहती है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन। तुलनात्मक राजनीति में युद्ध और शांति तथा शक्ति संतुलन की समस्याओं पर विचार किया जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 1. विभिन्न राज्यों में संचार की क्या व्यवस्था है? 2. अमेरिका तथा रूसी गुटों में सम्मिलित राष्ट्रों के बीच परस्पर संघर्ष और सहयोग की क्या संभावनाएं हैं? 3. राज्यों के सैनिक और असैनिक गठबंधन का क्या स्वरूप है? 4. विभिन्न देशों की विदेश नीति का निर्धारण करने वाले मुख्य कारक क्या है? नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषतया वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में नौकरशाही सरकार या प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गई है। यदि आधुनिक युग को नौकरशाही का युग कहा जाए तो गलत ना होगा। कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ साथ नौकरशाही की भूमिका भी बढ़ती चली गई। यही कारण है कि आज चाहे नीति का निर्माण करना हो या क्रियान्वयन करना हो, नौकरशाही सदैव प्रथम रहती है। नौकरशाही को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एक यंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति में नौकरशाही का अध्ययन किया जाता है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र केवल मात्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होने के कारण इसके विषय क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इसी कारण तुलनात्मक राजनीति एक अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बन गया है। अब तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक शास्त्र के अलावा अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिलताओं को सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में ही भली प्रकार से समझा जा सकता है। मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शात्मक स्वरूप की अपेक्षा उसके व्यवहारिक व वास्तविक स्वरूप से अधिक है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में मूल्य सापेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों का स्थान मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों ने ले लिया है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत कुछ स्पष्ट, सुनिश्चित और निर्धारित हो गया है। जी.के. रॉबर्ट्स का कथन सही लगता है कि इस प्रकार यह बात कि तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है, गलत साबित हो गया है और इसका प्रतिपक्षी दावा कि यह सब कुछ है, संशोधित हो गया है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति का अपना स्वयं का विषय क्षेत्र बन गया है। परंतु इसका अभिप्राय नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति का एक ऐसा स्वतंत्र शास्त्र बन गया है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.